One of my top favorite schools. Really good boy. Scored 300 something. Unfortunately, couldn't score well in law because of this Gujarati medium schooling. But law में कुछ 41 थे उससे. Despite that, he scored 300. 301. I pray that the energy passes on. Okay. हाँ पब्लिक, क्या है कॉस्टिंग अपनी इकोनॉमिक्स की हालत सारी? क्या पढ़ रहे थे अपन? यहाँ से ही बाकी आई थिंक। क्या कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो खर्चा पास्ट में इनकर हुआ है उसको हिस्टोरिकल कहते हैं, बराबर। जो समय बीत चुका है उसमें इनकर हुआ है, अभी का नहीं है या होने वाला नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज हिस्टोरिकल। संक कॉस्ट है ना, उसका टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। अपन जो डिसीजन ले रहे हैं ना, उस डिसीजन लेने के लिए उस खर्चे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तुम जो कोई भी डिसीजन लो वो खर्चा नहीं बदल रहा, ऐसा है तो वो संक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट यूजुअली कोई असेट के रेफरेंस में देखा जाता है। कोई मशीन खरीदी थी, किसी था खरीदा था, जिस भाव पे खरीदा था, वो हिस्टोरिकल है। संक मतलब ऑलरेडी जो डिसीजन ले लिया गया है और उस खर्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आगे जो कुछ भी करो वो खर्चा तो जो है वही, वो संक है। मैंने वो रेंट का एग्जाम्पल दिया था शायद, नया बैच अगर स्टार्ट करता भी तो रेंट का अमाउंट मेरे लिए सेम है, इट इज संक। सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट संक ही होते हैं, सारे संक कॉस्ट हिस्टोरिकल हो ये जरूरी नहीं। और बताइए। अपने कॉस्ट है, अकाउंट में रिकॉर्ड एक्चुअल पेमेंट है ही, खाली जिस साल में आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस साल में पेमेंट नहीं, पहले कर दो पेमेंट। तो कोई एसेट खरीदा है तो राइट ऑफ कर रहे हो, डेप्रिसिएशन इज व्हाट राइटिंग ऑफ। कमिटेड कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो अपन कॉन्ट्रैक्चुअली बंधे हुए हैं चुकाने के लिए, उसमें अपना इच्छा नहीं चले। इट्स नॉट अप टू आवर फ्री विल कि हमें वो स्पेंड करना है, नहीं करना है, ज्यादा करना है, कम करना है। हमारा एक कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग है, चुकाना है तो चुकाना है, तो कमिटेड कॉस्ट। रेंट इज अ कमिटेड कॉस्ट, सैलरीज आर कमिटेड कॉस्ट। ये मैंने आपको समझाया था डिस्क्रिशनरी के उल्टे में। डिस्क्रिशनरी होता है वो अपनी फ्री विल से हम डिसाइड करते हैं, कमिटेड फिक्स कॉस्ट में फ्री विल नहीं है। ठीक है। और ठीक पढ़ के आए सारे? बुक आ गए? ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हमने लास्ट लेक्चर में थियरी ऑफ कॉस्ट शुरू किया था और थियरी ऑफ कॉस्ट में मैंने कॉस्ट के कंसेप्ट्स कुछ आपको सिखाए थे। अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट का डिस्कशन हमारा हो गया था। मैंने आपको बोला था वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, चैप्टर 3 यूनिट 1 में से प्रॉफिट वाला। पढ़ लिया? भूल गए? मैंने तो लास्ट लेक्चर में ऑप्शन दी नहीं आई।
तेरी क्या तबीयत बहुत खराब है? ठीक है, बैठ पाएगी क्या? होगा तो बोल। बहुत खराब है। ठीक, चलो। सो अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअल खर्च है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। किसी को समझाना है मीनिंग तो कैसे समझाओगे? वो अमाउंट जो किसी दूसरे के पास से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिए हैं, उसके लिए पे किया जाए, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना। कोई और के फैक्टर्स हमारे बिजनेस में हम यूज करें, उसके लिए जो पेमेंट्स करेंगे, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट देन? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। ठीक है, सो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है फिर? हाँ, करेक्ट। अगर हमारे अपने फैक्टर्स हम किसी और जगह ना लगा के हमारे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। बराबर। जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट देखते हैं तो एक्सप्लिसिट खर्चा तो होता ही होता है, साथ साथ में इम्प्लिसिट खर्चा भी उसमें कंसिडर कर लिया जाता है। इम्प्लिसिट खर्चे में वो सारे सैक्रिफाइसेस आ गए, जैसे एंटरप्रेन्योर खुद अपना समय दे रहा है अपने बिजनेस में, अपने स्किल्स अपना टैलेंट यूज कर रहा है। अगर वो टाइम वो स्किल्स उसने कहीं और यूज किए होते तो उसमें से उसे कुछ तो पॉजिटिव अमाउंट मिलता। बराबर, तो वो जो सैक्रिफाइस है वो इम्प्लिसिट में आता है। उसने अपना पैसा लगाया होगा अपने बिजनेस में, तो वो पैसा कहीं और लगा था तो उसे कुछ तो रिटर्न उसमें से मिलता। बराबर, तो ये जो नॉर्मल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो सब इम्प्लिसिट कॉस्ट में कवर हो जाता है। और इसीलिए हमने ऐसा भी देखा था कि अगर हमें हमारा रेवेन्यू हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट जितना ही है ना, तो भी हमने ये नॉर्मल रिटर्न्स तो कमाया ही है। समझा, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमको मिला ही है। समझ आया ना। अकाउंटिंग कॉस्ट के लिए अपन ऐसा नहीं कह सकते। अगर रेवेन्यू इज इक्वल्स टू अकाउंटिंग कॉस्ट तो तुम्हारा कोई प्रॉफिट नहीं है किसी भी एंगल से नहीं। बट अगर रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट तो नॉर्मल प्रॉफिट तो तुमने कमा ही लिया है। हालांकि इकोनॉमिक कॉस्ट इकोनॉमिक सेंस में उसे प्रॉफिट नहीं कहते हैं। हाँ, वो इकोनॉमिक सेंस में तो वही स्थिति है कि जहां तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, क्योंकि तुम ऐसा ही बोल रहे हो कि यार कहीं और से हमने गवाया था, वो यहाँ हमने कमाया है। बराबर, सो टेक्निकली वो इकोनॉमिक सेंस में प्रॉफिट नहीं है, बट हाँ नॉर्मल प्रॉफिट उसको जरूर कहा जा सकता रेवेन्यू इक्वल्स अकाउंटिंग कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट होता है या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट? है। बोथ आर ब्रेक इवन, एक अकाउंटिंग ब्रेक इवन है, दूसरा इकोनॉमिक ब्रेक। दोनों का अपना ब्रेक इवन देखा जाए, सिंस दोनों की कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग अलग है तो दोनों का अपना ब्रेक इवन। ठीक है, चलिए। फिर दूसरा कंसेप्ट हमने आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा था, वो तो इसी में कहीं कवर हो जाता है। और तीसरा आया था फिर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो ट्रेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जो ट्रेस नहीं हो सकता है आसानी से, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ लोगों को पहली बार में यकीन नहीं हो रहा था, बट बुक में लिखा हुआ नहीं था कि डायरेक्ट कॉस्ट सारे के सारे प्राइम कॉस्ट होते हैं एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट सारे के सारे ओवरहेड कॉस्ट। नाउ आई रिमेम्बर कि मेरा लास्ट लेक्चर था। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा देखा था हमने? इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सम कॉस्ट। बराबर, एडिशनली जो खर्चा हमको किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए शायद लगेगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सम कॉस्ट इज जो ऑलरेडी लग चुका है, हमारा डिसीजन उसको चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भी बता दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो पास्ट में हमने कोई खरीदी की थी उसके लिए जो खर्चा दिया था वो हिस्टोरिकल हो गया। आज उसको रिप्लेस करने जाओ तो कितने में पड़ेगा, वो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो प्राइसेस जितना चेंज हो रहा होगा ना, उतना ही हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर प्राइसेस स्टेबल है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट उतना सेम होगा, क्योंकि प्राइसेस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कोई फर्क पड़ता नहीं। तो जितनी स्टेबिलिटी है प्राइस में, उतना ये दोनों कॉस्ट सेम होंगे। जितना फ्लक्चुएट करेगा प्राइस, उतना ये दोनों कॉस्ट डिफर। ठीक है,
प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? कोई काम करने के लिए जो जो डिसीजन लेने वाला वो व्यक्ति है उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। और दूसरा लोगों को जो नुकसान लगेगा वो एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट सोशल कॉस्ट। ठीक है, फिर फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक है वो तो आगे रहेगा। चलो, so this is all that we have covered so far. Now we are moving ahead. Next discussion is cost function. अच्छा, जैसे हमने पिछले यूनिट में प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात की थी, वैसा ही इस यूनिट में हम कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन जहां कहीं पे भी आएगा वहां क्या होता है, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है और वो इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। जहां जहां पे भी फंक्शन लगता है यही होगा, बराबर। सो इससे पहले हमने डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन देखे ही है, वहां पे एग्जैक्ट सेम सिस्टम फॉलो हो रही है। लेफ्ट साइड पे जो लिखा जाएगा वो ऑलवेज डिपेंडेंट होता है, राइट साइड पे जो लिखा जाएगा वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आएगा कॉस्ट फंक्शन में? तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज आइदर अ यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, बराबर। या तो ओवरऑल टोटल कॉस्ट के सामने तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखोगे, या तो पर यूनिट कॉस्ट के सामने तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर यूनिट, एक यूनिट, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्या क्या होते हैं? कौन से वो फैक्टर्स है जिसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है? तो भाई कॉस्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ अ फैक्टर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द आउटपुट, और दूसरा कोई भी ऐसा फिनोमिनन जिसका कॉस्ट पे प्रभाव हो। फिनोमिनन इज प्रोसेस या प्रक्रिया, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। आप सोचते जाओ आप कितना कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करेगी। यस। फिर एफिशिएंसी, कार्यक्षमता डिपेंड करेगी, यस और नो। टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, आप कौन सा टाइम पीरियड, एक महीने का टाइम पीरियड देख रहे हो, एक साल का टाइम पीरियड देख रहे हो, उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करेगी। यस। तो ये सारे क्या हो गए? इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। समझ आ रहा है? अब बहुत बहुत खूंखार सेंटेंस है, ये ध्यान से समझना इसको। कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट्स। कॉस्ट फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो प्रोडक्शन फंक्शन से डिराइव किया है आपने और मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट्स के ऊपर आप उसको बेस कर रहे हो। अब सर ये क्या कह रहा है और क्यों ऐसा कह रहा है, देखो समझते हैं। देखो, अगर मैं कॉस्ट फंक्शन लिखूंगा तो कॉस्ट को असर करने वाले प्राइमरीली दो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस एंड दूसरा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मेरा कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? मेजरली नंबर वन, मैं जो फैक्टर्स यूज कर रहा हूं उसकी प्राइस पे, एंड दूसरा मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं उस पे। ठीक है। आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस के बारे में सोचो तो कोई भी इनपुट, कोई भी फैक्टर का प्राइस डिपेंड करेगा इस बात पे कि वो फैक्टर की मार्केट में अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर मार्केट में वो कम अवेलेबल है तो वो हमेशा महंगा होगा, बराबर है। अभी जैसे अपने को पता है पेट्रोल का कमी है, तो देखो प्राइस बढ़ता जा रहा है। कोई भी इनपुट के लिए ये बात उतनी ही सच है। सो जो चीज का शॉर्टेज होता है मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा है। तो प्राइस ऑफ फैक्टर डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। मतलब अगर मेरे को फैक्टर की प्राइस समझनी है तो मेरे को मार्केट सप्लाई देखना पड़ेगा। तो उसने वो सेंटेंस में क्या लिखा है देखो, कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट। तो ये तो समझ आ रहा है क्योंकि मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है कॉस्ट फंक्शन। अब दूसरी तरफ साइज ऑफ आउटपुट भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आप इनफैक्ट वो लाइन जो लिखी है कॉस्ट फंक्शन के मीनिंग वाली, तो उसमें क्या बोला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम में क्या लिखा है देखो, प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड साइज ऑफ आउटपुट, है ना। दो सबसे अहम पैरामीटर्स हैं ये। समझ आ रहा है आपको? तो साइज ऑफ आउटपुट को अगर मुझे समझना जरूरी है तो भाई साइज ऑफ आउटपुट को समझने के लिए आउटपुट और इनपुट का रिलेशन समझना भी जरूरी है। समझो, अपन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े थे ना मतलब,
उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? आउटपुट। और वही आउटपुट यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो मैं क्या समझा रहा हूं तुमको कि कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आउटपुट, आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। समझ आ रहा है क्या? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कॉस्ट एंड आउटपुट वाला फंक्शन, मेरे को आउटपुट और इनपुट वाला फंक्शन समझना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? और इसीलिए ऐसा लिखा है उधर कि भाई कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन which will help you understand output input relation and market supply of input which will help you understand the prices of factors of production। समझ आ रहा है कुछ? yes, अच्छे से पक्का? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे, चलो। सो ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्म्स आर प्रेजेंटेड थ्रू कॉस्ट कर्व्स, वो हम आगे सीखेंगे। कॉस्ट कर्व्स डिपेंड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन भी शॉर्ट रन एंड एसआरपीएफ एलआरपीएफ पढ़ा था, याद आ रहा है ना? जैसे कॉस्ट में भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है। आगे जो कुछ भी पढ़ना है अपने को यूनिट में, बस वो यही पढ़ना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। दैट्स इट। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट मोस्टली आज अपना कवर हो जाएगा। शॉर्ट रन कॉस्ट आज मेजरली हो जाएगा, लॉन्ग रन कॉस्ट बाकी रहेगा। आप पेजेस मत देखो रे, जैसे आपने पता है ना, मैंने मन बना लिया तो मैं करवा के छोड़ू। देखो ज्यादा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट रन कॉस्ट में इतना ही आता है। डॉट डॉट, ठीक है। चलो सो देखो, ऐसा प्रोडक्शन में जब ये अपन पढ़े थे तो तीन कंसेप्ट सीखे थे प्रोडक्शन के, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल एमटी। वैसा कॉस्ट में तीन आता है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ईसी एसी एंड एमसी। अब यहाँ पे ये सारा जो आप देख रहे हो ना, ये सामग्री है, ये इंग्रेडिएंट्स है टू अंडरस्टैंड देम। समझ आया? इन ऑर्डर टू गेट अ क्लियर पिक्चर की टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे काम करता है, अपने को ये सब समझना चाहिए। तो पहले सामग्री, देन द फाइनल डिश। ओके, चलो। ये पूरा प्रेजेंटेशन में से ही पढ़ा रहा हूँ, बुक में है मगर बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, इधर उधर सब भटक रहा है कंसेप्ट उसमें। तो अपन पहले इसमें से पूरा सीख लेंगे, बाकी तुमको मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज उधर किधर है। ओके, ये तो शेयर कर ही दूंगा आपके साथ, सो नथिंग टू वरी। भेज दिया कि नहीं भेजा? यूनिट 1 का तो भेज दिया है। चलिए टोटल फिक्स कॉस्ट से शुरुआत करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, देखो फिक्स खर्चा मतलब क्या, ऐसा खर्चा कि जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होता नहीं है। आउटपुट बढ़ाने का या घटाने का या सो मच सो जीरो भी कर दो, इस खर्चे को कोई फर्क पड़ता नहीं। इसी खर्चे को फिक्स कॉस्ट बोलो या टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो, बात वही है। ठीक है, तो TFC refers to the cost which do not change with the change in output. So TFC अपन क्या बोलते हैं, it is independent of output। क्या बोलने का उसको? आउटपुट को आउटपुट पे डिपेंड करता नहीं है। In other words, it is not a function of output। TFC is not a function of output पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। अच्छा, however TFC is a function of कैपेसिटी। ये मैंने समझाया होगा आपको जब मैंने फिक्स कॉस्ट सिखाया था कि एक गिवन कैपेसिटी तक ही फिक्स खर्चा सेम रहता है, उस लेवल के बियॉन्ड आप जाओगे, आगे जाओगे तो फिक्स खर्चा चेंज हो सकता है। ये क्लासरूम की जितनी कैपेसिटी है ना, उतनी कैपेसिटी में कितना भी स्टूडेंट्स इधर बैठे, रेंट चेंज होएगा नहीं। पर मेरे को और स्टूडेंट्स को बैठाने का है तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमाइसेस लगेगा, जिसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा रेंट बेयर करना पड़ेगा। तो TFC does not depend on output, but it does depend on capacity। ओके, ये कैपेसिटी बोलो या साइज ऑफ द प्लांट बोलो, साइज ऑफ द फर्म बोलो, सब मतलब वही है उसका। ओके, एग्जांपल्स है ये तो आता है समझ में। रेंट, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर का सैलरी, वॉचमैन के वेजेस। बेसिकली ऐसा कोई भी खर्चा कि जिसका आउटपुट की क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सब फिक्स्ड। ठीक है,
अच्छा, अगर इसको ग्राफिकली समझे तो यूनिट्स देखिए 0 से लेके 5 तक रखे हैं मैंने, और उसके सामने टीएफसी का अमाउंट अब देखिए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टीएफसी यूनिट्स के चेंज होने से चेंज होता नहीं है। अगर ग्राफ पे इसको उतारा जाएगा ना, मतलब जितने भी कॉस्ट के ग्राफ्स अभी हम देखने वाले हैं, वो आपको लिस्ट दिखाया था ना अभी पूरा। हाँ, जितने भी ग्राफ देखेंगे ना, सब में एक्स एक्सिस पे यूनिट्स होगा, वाई एक्सिस पे कॉस्ट, ऑल ऑफ देम हमेशा ऐसा ही, कोई फर्क। ठीक है, चलो, तो इधर यूनिट्स रखा है, इधर कॉस्ट रखा मैंने। अभी यूनिट्स इना मीना डी का कुछ भी कर दूं, कॉस्ट के अमाउंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट कंटिन्यूज टू रिमेन वही 1000 वाला अमाउंट अपना। ठीक है, सो ये एक लाइन जो बनेगी वो 1000 रुपए के सामने ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन के रहेगा। इट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ओके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रेडी है, समझ आ रहा है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है एएफसी। ओके, पहला तो हो गया वो लिस्ट। अभी सेकंड पे आते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है बच्चा? टोटल फिक्स कॉस्ट तो ढूंढ ही लिया है, डिवाइड दैट विद नंबर ऑफ यूनिट्स एंड यू विल गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, तो कैसे निकालने का फॉर्मूला देखेंगे तो टीएफसी अपॉन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट को क्यू बोला जाए, क्वांटिटी क्यू। ठीक है, सो टीएफसी अपॉन क्यू। अच्छा, अभी यूनिट्स चेंज होने से टीएफसी का अमाउंट तो चेंज नहीं होगा। यूनिट्स आप बढ़ाओ या घटाओ, टीएफसी को कोई फर्क पड़ता, पर एएफसी को तो फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे तुम यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे ना, एएफसी का अमाउंट कम होता जाएगा। कई को सेम अमाउंट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, उसको ज्यादा 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 यूनिट्स में बांट रहे हो तो पर यूनिट कम होता जाएगा। 100 रुपए हैं, अगर 2 लोगों में बांटोगे, इक्वली बांट दिए तो 50-50 है, 3 में बांट दिए इक्वली तो 33-33 है, 4 में बांटो तो 25-25। जितने ज्यादा में बटेगा पर यूनिट घटेगा। समझ आ रहा है? तो यूनिट्स बढ़ने से एएफसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा बोलो? लिक्विडिटी। ठीक है, पर कभी जीरो नहीं होता, जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं? देखो, हाँ, एक सिंपल लॉजिक तुमको सिखा रहा हूं, जहां कहीं पे भी एवरेज वाला कंसेप्ट है ना, एवरेज बराबर, वो जीरो होने का चांस लगभग कभी नहीं, क्योंकि एवरेज आती है डिवीजन से। आप कुछ डिवाइड कर रहे हो तो आप एवरेज निकाल रहे हो, डिवाइड करने में एवरेज, डिवाइड करने में आंसर तो ही जीरो आएगा अगर न्यूमरेटर जीरो आएगा। अब एएफसी निकालने में न्यूमरेटर क्या है? टीएफसी। टीएफसी तो ससुर का नाती जीरो यूनिट पे भी जीरो नहीं। अगर टीएफसी जीरो नहीं होगा तो एएफसी जीरो होने का कोई चांसेज नहीं। समझ आ रहा है सबको? चलिए, अच्छा, फिर ये देखो इसका टेबल, ये वही 0 से 5 तक रखा है, टीएफसी रखा हुआ है इधर। अब देखो सेम आपका टीएफसी का अमाउंट रहेगा। एएफसी देखोगे हमें तो घट रहा है। 1000 डिवाइड बाई 0 तो कुछ होगा नहीं, इंफिनिटी हो गई। 1000 डिवाइड बाई 1, 1000 डिवाइड बाई 2, 1000 डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन। रेडी है? अच्छा, इसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन ग्राफ पे, तो इट बिकम्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि एएफसी घट रहा है यूनिट बढ़ाने से, एंड इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? कहीं आया नहीं इससे? कौन से वाले इज इक्वल टू इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नहीं है। स्पेसिफिकली प्राइस। चलिए, और कहीं पे ना रेक्टेंगुलर है। हाँ, तो आपको सब हाँ, कहाँ? change
और मैं हाँ indifference curve, rectangular hyperbola, convex. हर कॉन्वेक्स लाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं करती, कोई दूसरा कोई ऐसा कोई सीखा ही नहीं हमने जहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आई जस्ट वांटेड टू क्लियर द एयर कि गलती से भी इंडिफरेंस कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना मान ना, दिमाग पे प्रेशर पड़े तो ऐसा सोचने विचार में तो आ ही गया इंडिफरेंस कर्व जैसा. सो हर कॉन्वेक्स लाइन इंडिफरेंस कर्व जैसी जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, फॉर्मली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये दूसरी बार ही आया है अब तक हमारे पास. Price elasticity of demand equals to 1 वाला केस और ये हम यूज. ठीक है, चलिए. अच्छा, AFC है ना, इट डिक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट. घटेगा थ्रू आउट, जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाओगे घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा. ठीक है, स्वभाव से ही गिरा हुआ है. पर डिमिनिशेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, घटेगा एट द डिमिनिशिंग रेट. घटने का दर हमेशा घटेगा. बराबर, आप ये नंबर्स देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा. ये इन्फिनिटी से ड्रॉप होके सीधा 1000 पे आया, 1000 से आधा हो गया 500, 500 से 333 तक ही पहुंचा, 333 से 250 तक ही पहुंचा. अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, ये गैप्स जो हैं वो और कम होते जाएंगे. ओके, इसीलिए लाइन देखो आगे जाके फ्लैट हो रही ना, घटने की स्पीड घट रही है, थ्रू आउट घट ही रही है. ओके, सो इट डिक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट. ये कभी भी एक्सेस को टच नहीं होगा, ये जीरो नहीं हो सकता है ना. अगर एक्सेस को टच हो जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी. ओके, सो ये कभी ऐसा जा सकता है आगे, बट जीरो नहीं हो सकता. ओके, मिनल गुड मॉर्निंग. चलो, नेक्स्ट इज टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, अब जैसे फिक्स खर्चा वो खर्चा है कि जो आउटपुट के साथ बदलता नहीं है, वैसे ही वेरिएबल खर्चा वो खर्चा है कि जो आउटपुट के साथ बदलता है. आउटपुट बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा खर्चा घटेगा, आउटपुट जीरो खर्चा जीरो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड. मैंने जो पूरा लिस्ट आपको बताया था खर्चों का, उसमें से बालक टीवीसी एक ही ऐसा खर्चा है कि जो जीरो आउटपुट पे जीरो हो सकता है. बाकी कोई खर्चा कभी भी जीरो आउटपुट पे भी जीरो होता नहीं है. वन एंड ओनली कॉस्ट जो जीरो यूनिट्स पे जीरो. ठीक है, एंड इसीलिए दिस इज द ओनली कर्व, टीएफसी इज द ओनली कर्व जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो यूनिट्स पे जो जीरो होगा वही ओरिजिन से स्टार्ट होगा. समझ आ रहा है? चलिए, सो इतना याद रखा हमने टीवीसी के बारे में कि टीवीसी यूनिट्स के साथ बढ़ेगा, यूनिट्स के साथ घटेगा, यूनिट जीरो टीवीसी भी जीरो. therefore the only line पूरे पूरे शॉर्ट रन कॉस्ट के डिस्कशन में the only line which starts from origin. ओके, चलिए. अच्छा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे टीवीसी बढ़ेगा, ये पक्का है. पर यूनिट्स जिस प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं उसी प्रपोर्शन में टीवीसी बढ़े ये जरूरी नहीं है. इनफैक्ट टीवीसी के बढ़ने का एक बहुत पर्टिकुलर पैटर्न है और वो अभी हम समझने जा रहे हैं. टीवीसी है ना, फर्स्ट इंक्रीजेस at diminishing rate and then increases at increasing rate. पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा. पहले हल्लू हल्लू बढ़ेगा, फिर जंपिंग जपाक बढ़ेगा. क्यों सर ऐसा? बालक, उसका रीजन छुपा हुआ है इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ठीक है, अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का और इसका क्या कनेक्शन है सर, समझते हैं. रिमेंबर एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, वो फैक्ट्री का मालिक कंजूस, मशीन लगाया था, वर्कर लगाए थे, याद आ रहा है? हाँ, तो लेट्स रिविजिट दैट एग्जाम्पल
जब तब सीखा था तब हमने तो उसमें खाली आउटपुट और इनपुट की क्वांटिटीज को ही कंसिडर किया था, तब खर्चे के बारे में कोई बात नहीं करी थी। अब खर्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो उस एग्जाम्पल में मशीन थे काम करने के लिए और लेबर थे, ठीक है, और हमने आउटपुट जो बनाया था उसको हमने टीपी बोला था, यूनिट्स रख देता हूं मैं उस आउटपुट के लिए। एक मशीन और 3 वर्कर 300 यूनिट्स बना रहे थे, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? फिर एक मशीन और 4 वर्कर 500 यूनिट्स बना रहे थे, एक मशीन और 5 वर्कर 550 बना रहे थे, और एक मशीन पे 6 वर्कर लगा दिए तो 520 यूनिट्स बन रहे थे। वो छठा लेबर आके है ना डांस कर रहा था, याद आ रहा है ना? अच्छा, अब ऐसा सोचो कि ये लास्ट वाला तो बालक वो नेगेटिव रिटर्न्स वाला स्टेज हो गया, जहां कोई रैशनल प्रोड्यूसर कभी जाएगा नहीं। अगर कोई रैशनल प्रोड्यूसर उधर जाएगा नहीं तो उसको अभी हमारे एनालिसिस में इंक्लूड करने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं पहले 2 स्टेजेस की खाली, इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को यहां पे इसमें इंट्रोड्यूस करने का है वेजेस, जो कि हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगा। क्यों सर वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हो आप उसको? देखो आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, मशीन एंड लेबर। फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो उसी को कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी मशीन फिक्स्ड फैक्टर है, सो फिक्स्ड फैक्टर पे जो खर्चा हुआ वो फिक्स्ड कॉस्ट। लेबर वेरिएबल है, सो लेबर पे जो खर्चा हुआ वो वेरिएबल कॉस्ट। लेबर पे होने वाला खर्चा इज वेजेस, समझ आया? तो वेजेस का जो अमाउंट लिखूंगा उसको मैं टीवीसी बोल रहा हूं। अच्छा, अब ऐसा मान लो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की पढ़ाई में मैंने आपको ऐसा सिखाया था ना कि वो सारे के सारे वर्कर्स जो काम पे लगाए जा रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स दे आर होमोजीनियस, दे आर एग्जैक्टली द सेम। उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से उनमें कोई फर्क करना नहीं है, है ना, दे आर ऑल द सेम। अगर सारी के सारी कार्य क्षमता सबकी सेम है तो हम जो वेजेस पे करेंगे वो सेम ही होंगे सबको, ठीक है। तो ऐसा सोचो कोई, मैं एक वर्कर को चलो 1000 रुपए पे करता हूँ, एक वर्कर को, तो 3 वर्कर्स के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, समझ आ रहा है क्या? तो भाई जैसे जैसे अपन आउटपुट बढ़ा रहे, अपना टीवीसी बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है ना? अच्छा, मैंने तुमको अभी ऊपर सिखाया कि टीवीसी फर्स्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ऐसा तुमको इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो एकदम एक ही जैसा कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वो तुम्हारा भ्रम है, वो मैं बोला वैसे ही बढ़ रहा है। पर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या, तुम उसको नंबर ऑफ वर्कर्स के सामने देख रहे, तुम उसको आउटपुट के सामने देखो। 3 वर्कर पे 3000, 4 वर्कर पे 4000, 5 वर्कर पे 5000, तो ऐसा लगता है कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। आउटपुट के सामने सोचो, 300 यूनिट्स के लिए 3000 का खर्चा, फिर 500 यूनिट्स के लिए 4000। अब आप समझो ये 3000 से 4000 बढ़त 1000 की है, वो 1000 रुपए से कॉस्ट बढ़ा ओवर अ 200 यूनिट का आउटपुट। 200 यूनिट्स बढ़े तब 1000 रुपए बढ़े। अगले 1000 रुपए देखो 50 यूनिट में ही बढ़ गए। तो इट फर्स्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 200 यूनिट्स लग गए वो 1000 बढ़ने में, समझा? बट उसके बाद के 1000 50 में ही बढ़ गए। खोपड़ी में घुस रहा है कुछ? यस, तो इट फर्स्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसको आइसोलेशन में मत देखने का, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। आउटपुट के रेफरेंस में देखो, है ना। अगर तुम ग्राफ पे इसको रखोगे ना बालक, तो एक्स एक्सिस पे यूनिट्स और वाई एक्सिस पे अगर टीवीसी में रख रहा हूं, तो ऐसा सोचो कि यहाँ कहीं पे वो 3000 वाला लेवल है मेरा, और इधर चलो सोचो 300 यूनिट्स है, तो ये पॉइंट है। फिर
ये 500 यूनिट्स है ना, उस पे मान लो 4000 हुआ, तो इधर आया। और फिर है ना 550 यूनिट्स पे ही 5000 हो गया, तो इधर आया पॉइंट। ये तुमको नजर आ रहा है कुछ इसमें? ये पहले फ्लैट था और फिर स्टीप हुआ। समझा? इट फर्स्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। बोलो, बोल, किधर तो हो फंसे हुए आयुष? हम्म हम्म वैसा ही होएगा ना? नहीं, कंफ्यूजन? पक्का? बोल दे भाई, कुछ है तो। ठीक है। अच्छा, ये फ्लैटर कब तक रहेगी लाइन, मतलब डिमिनिशिंग रेट से कब तक बढ़ेगा? जब तक स्टेज 1 चल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं ना जब तक। लॉजिक समझो यार, ऐसे ही सब दिमाग में बनने लगेंगे ग्राफ तो। जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, तब तक आप जो नया बंदा काम पे लगा रहे हो उसके द्वारा बनाए जाने वाला आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है। अगर आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है तो खर्चे की बढ़त स्लो हो जाएगी। टेक्निकली स्पीकिंग है ना, खर्चा खाली स्टैंड अलोन देख रहे हो, सिर्फ खर्चा देख रहे हो तो 3000 4000 5000 एकदम कांस्टेंट रेट से ही जा रहे हैं। पर यूनिट्स के रेफरेंस में देखा ना, तब तुमको ये डिमिनिशिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट नजर आ रहा है। सिर्फ खर्चा सोच रहा हूं मैं, सिर्फ खर्चा, वो तो यार एक ही जैसा बढ़ रहा है। समझ आ रहा है? तो टेक्निकली भले हम कहने को ये कहते हैं कि इट फर्स्ट इंक्रीजेज एट, क्या है, मुझे WhatsApp पे कहते था कुछ हाँ family। है, कुछ काम बोल के रखा है कि इधर का नंबर दो। और तो अभी क्या इधर पे मान लीजिए। अच्छा वापस सुनो, ये आप सिर्फ खर्चे को देख रहे हो ना, तो वो कांस्टेंट रेट से जाता हुआ ही दिखेगा, बराबर। पर जब आप यूनिट्स के रेफरेंस में देख रहे हो ना, तो आपको ये दिख रहा है कि पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। बालक, मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी वो तुमको क्या बोल रहे हैं उधर, वेरिएशन दिख रहा है ना स्पीड में, वो आउटपुट की वजह से ही है। आपको 3000 से 4000 वाला जो बढ़त है वो डिमिनिशिंग रेट पे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ओवर स्प्रेड ऑफ 200 यूनिट्स आया है। एक्स एक्सिस पे 200 यूनिट्स में वो 1000 की बढ़त फैली हुई है, तो वो लाइन खींच गई, इसलिए क्या डिमिनिशिंग लग रही है, डिमिनिशिंग रेट वाली लग रही है। आ रहा है समझ में? और जैसे ही अगले 50 यूनिट बढ़े ना, तो वापस 1000 बढ़ गया, मतलब वो लाइन सीधी धड़ाम से ऊपर चली। फंडा आया समझ में? तो तुम्हारे को आउटपुट का स्प्रेड समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अपन ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने का और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने का पीछे रीजन जो है ना, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है। जब तक स्टेज 1 चल रहा होगा, तब तक ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी लाइन, और जब स्टेज 2 आएगा, जहां आउटपुट की बढ़त स्लो हो जाएगी, वहां तुमको वो खर्चा तेजी से बढ़ता बढ़ता खोपड़ी में घुस रहा है। हर किसी को कोई परेशानी? चलिए, चलिए, सो इधर लिख दिया मैंने, टीवीसी फर्स्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेटली बताना हो तो जब तक स्टेज 1 है तब तक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, जब स्टेज 2 आएगा तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। स्टेज 3 का तो कोई चर्चा ही नहीं है बालक, क्योंकि स्टेज 3 में कोई जाएगा ही नहीं, वो कोई रैशनल प्रोड्यूसर उधर तक पहुंचता नहीं है। चलो,
नेक्स्ट इसका ग्राफ देखना है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ 0 से लेके 6 तक हमने यूनिट्स रखे हुए हैं। उसके सामने आप देखिए टीवीसी का अमाउंट लिखा हुआ है। क्या दिख रहा है अपने को? यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टीवीसी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ेगा। ठीक है, 0 यूनिट्स पे 0 ऐसा दिख रहा है, बराबर है। अच्छा, अब नोटिस करो बढ़त कैसी है। पहले 1 यूनिट बढ़ा है तो 100 रुपए बढ़े, तो 1 से 2 वापस करूं तो फिर से 100 रुपए बढ़ने चाहिए अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होता तो। मगर 100 की जगह कितना हुआ? 180 हुआ। तीसरा यूनिट बनाने में 240 ही हुआ। मतलब बढ़ तो रहा है मगर बढ़ने की गति कम हो रही है। आगे जैसे जैसे जाओगे तो देखो जंपिंग जपाक बढ़ रहा है। ओके, अगर इसका लाइन इसीलिए हम ड्रॉ करते हैं, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे टीवीसी के लाइन को? जैसे हमने टीएफसी को डिस्क्राइब किया था कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एएफसी को डिस्क्राइब किया कि इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करेगा कोई? तो 3 चीजें बतानी है। कितनी बोली? 3। पहला, इट इज पॉजिटिवली स्लोप या तो अपवर्ड स्लोपिंग, जो भी तुमको समझ में आए। पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा, यूनिट्स बढ़ाओगे खर्चा बढ़ेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, इट फर्स्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट हेमांगी एंड देन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। पहले धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद तेजी से बढ़ेगा। क्यों ऐसा होगा? रीजन? हाँ, क्या बोलो? बिकॉज सिंपल में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और अगर स्पेसिफिकली बोले तो जब तक स्टेज 1 है तब तक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, जब स्टेज 2 आएगा तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ओके, नींद आ रहा है, ठंड लग रही है। किधर से? मेरे ऊपर कौन सा एसी का हवा था? इसमें तो तुम्हारे जैसे पानी के लिए दीवार में ना थोड़ा जगह रखवाना चाहिए। तुम अंदर ही घुस जाओ। वैसे ही तो दीवार में घुसी पड़ी है। फिर उधर कैसा ठंड लग रहा है तेरे को? तुम लोग ने अभी चेंज किया, टेम्परेचर कम किया। तू उधर बैठा था, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो कर 23-24 कर भाई, इंसान रह रहे हैं यहाँ। नहीं, आगे आजा, इसके सामने आजा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, पूरा मैं इधर खड़ा रह के पढ़ा था। बिल्कुल नहीं, तेरी जहाँ आँख जरा सी भी भारी हुई कपड़े ढूंढा दो। तू तो भीग रही है मेरा, तेरे को थोड़ा सोने दूंगा ऐसे में मेरे क्लास में। हैं? ये सब तेरी जगह ही है पगले। आई कांट सी यू देयर। ये सर तेरे को मैं पढ़ाई में पीछे जाते हुए नहीं देख सकता। आई वांट टू सी यू टेकिंग अ लीड। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ आ जाए। नहीं नहीं, वहां पे तो वैल्यूएबल्स है हमारे। चलो नेक्स्ट कम्स एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमने बिहेवियर देखा अभी कि यूनिट जैसे जैसे बढ़ेगा तो पहले टीवीसी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर टीवीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इसका रीजन क्या देखा? लॉ ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर हम एबीसी अब देख रहे हैं, कैलकुलेशन का तरीका तो समझ में आ ही जाता है, टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यूनिट्स अब जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो एबीसी पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। जब तक टीवीसी डिमिनिशिंग रेट से चल रहा था ना, तब तक एबीसी कम होता जाए। आप समझो, लॉजिक बहुत सिंपल है। खर्चे की बढ़त धीमी है आउटपुट की बढ़त के सामने,
तो पर यूनिट अगर आप खर्चा यहां निकाल रहे हो तो कम होता हुआ दिखेगा। अच्छे खासे यूनिट्स बढ़े हैं, उसके सामने खर्चा थोड़ा ही बढ़ा है, इसका मतलब कि आपका पर यूनिट जो होगा वेरिएबल खर्चा वो कम होता हुआ दिखेगा। बट अगर आप मान लीजिए कि आउटपुट थोड़ा सा ही बढ़ रहा है और खर्चा अच्छा खासा बढ़ रहा है, इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। सिंपल। देखिए ऐसा कुछ बनेगा एबीसी का। ओके, अब नंबर्स देखेंगे यहाँ पे, टीवीसी के जो नंबर्स अभी पिछले स्लाइड में हमने देखे थे वही नंबर्स रखे हैं और उसको यूनिट से मैं डिवाइड करता जाऊंगा तो ये एबीसी ही निकल रहा है। देखिए एबीसी पहले घट रहा है, तब कब तक घटेगा, जब तक ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था तब तक, और जैसे ही ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है एबीसी भी बढ़ना शुरू। तो एबीसी को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी को ये बता रहे हैं कि एबीसी कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे कि भाई इट फर्स्ट फॉल्स with the increase in output, reaches a minimum point and then rises. जैसे जैसे आउटपुट आप इंक्रीज करोगे, एबीसी फर्स्ट फॉल्स, reaches a minimum and then rises. एक बार बढ़ना चालू कर दिया फिर वापस कभी घटता नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बच्चा डिमिनिशिंग रेट के बाद वापस फिर इंक्रीजिंग रेट आता नहीं। स्टेज 2 आ गया लॉ में, फिर वापस स्टेज 1 थोड़ा आएगा, साइक्लिकल नहीं है, समझा? इसलिए वेव नहीं बनेगी। समझ आया सबको? प्रॉब्लम? ओ सोयाबीन्स। गुड मॉर्निंग प्रियांश, मजे में, नींद में है? पानी है? ब्रेक में क्या करते थे? चलो नेक्स्ट आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, ठीक है, ना ही पूरा फिक्स है ना ही पूरा वेरिएबल है। सर ऐसा खर्चा होता है क्या रियल लाइफ में? होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल। अगर ऐसा सोचो कि मैं पूरा ऐसा 2 महीने में बिल आता है, मतलब मैं सोचो कि पूरा 2 महीना के लिए कोई भी प्रीमाइसेस को एकदम शट डाउन कर दूं, एकदम बंद कर दिया है ना, नीचे जाके ऐसा फ्यूज व्यूज निकाल जाए, तो क्या लाइट बिल जीरो आता है? पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो मिनिमम चार्जेस होता है, वो आएगा ही। समझ आ रहा है आपको? तो कभी जीरो नहीं होता है, बराबर। पर क्या ऐसा है कि हमेशा उतना ही रहेगा? भी नहीं है, आप यूसेज ज्यादा करोगे तो खर्चा बढ़ेगा भी, तो आप देखो वैरी भी कर रहा है खर्चा और कुछ हद तक सेम भी रह रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज सेमी वेरिएबल, पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल। अच्छा, इसका आप ग्राफ देखेंगे ना बालक, तो है तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ऊपर तो जा ही रहा है क्योंकि यूनिट्स आप बढ़ाओगे, उपयोग बढ़ाओगे, वैसे आपका खर्चा भी बढ़ेगा। पर वो लाइन जीरो से स्टार्ट नहीं होती, तो ऊपर जाने वाली लाइन है ना, तो देखो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, इट इज स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, वो जहां जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना वाई एक्सिस के, उतना हिस्सा फिक्स्ड। समझे? ये जीरो लेवल है ना अपना, तो जीरो लेवल पे अगर लाइन यहाँ पे है मतलब इतना तो खर्चा है ही है यार। समझा? तो दिस पोर्शन इज द फिक्स्ड पोर्शन, इतना खर्चा फिक्स्ड है। इसके ऊपर जो खर्चा लग रहा है आपका वो वेरिएबल। पता चला? ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल का है।
मैं रहूं कि क्लास में? नहीं, ऐसा आपस आपस में ही तुम्हारा हो जाता। अच्छा, अब ये सेमी वेरिएबल के ही परिवार का एक और सदस्य है, हालांकि सौतेला है, स्टेप कॉस्ट। ठीक है, स्टेप स्टेप कॉस्ट या स्टेप कॉस्ट कहते हैं इसको। ये भी सेमी वेरिएबल ही है, बराबर, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि खर्चा है ना, एक रेंज ऑफ आउटपुट तक सेम रहता है। उस रेंज से आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप खर्चा बढ़ेगा, वापस एक रेंज तक सेम रह जाएगा, फिर से वो रेंज चेंज होगी तो खर्चा बढ़ेगा और वापस सेम रहेगा। तो ऐसा रेंज वाइज जो खर्चा बढ़ेगा वाला, उसको अपन स्टेयर स्टेप कॉस्ट कहते हैं। तो जो आकार है ग्राफ का वो सीढ़ियों जैसा होता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो जैसे ये पानी के बोतल बनाने का फैक्ट्री है, बराबर। अभी वो फैक्ट्री में ऐसा रूल है, तो वो फैक्ट्री में ऐसा रूल है कि टू प्रोड्यूस लेट अस से 5000 पानी का बॉटल्स, 10 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। 10 वर्कर्स मिलके मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? 5000 बॉटल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो फैक्ट्री का रूल्स के हिसाब से जो भी काम किया जा रहा है ना वर्कर्स के द्वारा, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा जाना कंपलसरी है, जस्ट टू एंश्योर कि क्वालिटी वगैरह सब बराबर। ठीक है, तो अभी उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि भाई एक सुपरवाइजर है ना, he can supervise maximum 10 workers at a time। उससे ज्यादा लोगों का काम देखने का फिर उसमें क्षमता नहीं मिलेगा। तो इफ यू हैव मोर वर्कर्स यू विल हैव टू हायर अनदर सुपरवाइजर। तो एक सुपरवाइजर कितना लोगों का काम देखेगा? मैक्सिमम 10, एंड 10 वर्कर्स मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हैं? 5000। तो ऐसा समझो कि अगर हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट्स रखे हैं तो बालक अप टू 5000 वन सुपरवाइजर विल बी इनफ। तो सुपरवाइजर का खर्चा यहाँ फिक्स्ड है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम वो 5000 से आगे आउटपुट प्रोड्यूस करने जाते हैं तो एक और सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, क्योंकि अब 10 से ज्यादा वर्कर्स चाहिए आपको। तो अनदर सुपरवाइजर मतलब खर्चा में जंप, वापस एक लेवल तक खर्चा सेम अप टू 10,000 वही खर्चा रहेगा। फिर से अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो थर्ड सुपरवाइजर आएगा, जिसकी वजह से खर्चा अगेन जंप्स एंड रिमेन्स फ्लैट ओवर 15,000। तो ये क्या हो गया? खर्चा एक रेंज में ही बढ़ रहा है, समझा? है सेमी वेरिएबल ही। सर सेमी वेरिएबल है सब कैसे बोल रहे हो? कौन से एक्सिस से लाइन शुरू हो रही है? वाई एक्सिस से। और किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ऊपर की तरफ, बराबर। सेम लाइक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। खाली ये है कि इसका ऊपर जाने का एक निश्चित पैटर्न है तो सेमी वेरिएबल। ठीक, चलो आगे। चलो, सामग्री हो गई खत्म। अब आते हैं मुख्य डिश पे। क्या पढ़ा हमने? टीएफसी, एएफसी, टीवीसी, एवीसी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड उसी में स्टेयर स्टेप कॉस्ट। ठीक है, नाउ वी कम टू द थ्री कॉस्ट कंसेप्ट्स फॉर शॉर्ट रन, दैट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आपके बुक में एक टेबल होगा, पेज 44। We will use that table for reference कहीं बीच बीच में, तो आप सामने रखिएगा उसको। ठीक है, पहला हम जो खर्चा यहाँ देखेंगे टोटल कॉस्ट। अब देखो शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं बालक। शॉर्ट रन में खर्चा या तो फिक्स है या तो वेरिएबल है। तो अगर भाई मेरे को टोटल कॉस्ट ढूंढना है तो क्या करूं? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर। सर ऐसा नहीं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी तो होता है ना भाई। सेमी वेरिएबल में भी तो है दो ही कंपोनेंट्स, या तो फिक्स है या तो वेरिएबल है। फिक्स वाला फिक्स में मिल जाएगा, वेरिएबल वाला वेरिएबल में मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट करने के टाइम पे तो फिक्स और वेरिएबल को जोड़ दो तो सब हो ही जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, अब सिंस टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड करके बना है, टीएफसी और टीवीसी दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट बना है, इसका मतलब कि दोनों का स्वभाव, दोनों का गुण इसमें आपको दिखेगा।
टोटल कॉस्ट में थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा थोड़ा लक्षण आपको फिक्स जैसा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा लक्षण आपको वेरिएबल जैसा दिखेगा। पढ़िएगा तो? नहीं नहीं चलो, पानी पी के वापस सो गई थी, पानी पीने उठी कैसा लग रहा है? एक लेक्चर होता है, उसमें भी तुमको ऐसा सोने का होता है मेरा लेक्चर। फिर वो ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं सर आपका लेक्चर आता है तो हमको अच्छा लगता है, तो नींद आती है वो अच्छा लगता है। की बात की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे सिस्टम में नहीं। मैं मैं वो कंफर्ट दे रहा हूँ जहाँ तुम सोच, और आईडी को लेकर कैसा सोच बकवास कर रहा है। ये शिकायत तो मेरे को किसी फैकल्टी ने नहीं करी, मेरे साथ करते हैं, परेशान करते हैं क्लास में। आया है, इस बार क्यों देख रहे हो? आवाज आई मेरी तरफ से। परेशान नहीं कर। देखे रहा हूँ इसलिए देख, एक हो तो बता। कोई एक एक फैकल्टी ने बोला उसको सामूहिक पर्याय, तुम भी हो गलत ही खबर। ठीक है, कल दिन में आया क्या? देखो ऐसा है कि तुमने तुम्हारा क्षेत्र इतना साफ रखा नहीं है कि तुम्हारी सफाई भी मैं मान, इसका इसका फेवर में तो कभी ना चल पाए। आप इसके साथ नाम एसोसिएट हो गया ना। ऐसा तो कोई भी रहता है, उससे ज्यादा तो नहीं मस्ती करता ही नहीं। अकाउंट से तो होती नहीं, फिर देवेंद्र सर की क्लास में डाल और इधर में तो और कुछ भी नहीं होता सर, वही सवाल है। क्लासेस तो होती वो दिन में एक उसका अच्छा अलग अलग बैठते हैं। हम सब एक क्लास बैठ गए, क्लास को है। ऐसा मतलब मैं सबको बोलता हूँ तुम लोग ऐसे घर जैसे हो तुम, मेरे को तो कोई ऐसा बोलता है कि क्लास में कोई मस्ती कर रही है, तो देवेंद्र सर को बता। बस वाया वाया है ये, जिनके थ्रू आई उनको मैंने बोली थी ठीक है बच्चे करते हैं, बता रहा हूँ ना, हम लोग मस्ती करते मेरे क्लास में हैं। तेरे को पता है तुम्हें करने की चीज है।
नहीं सारे सब में पढ़ना, ये ICI सब में पास करवा तो ये नहीं बोल रहा ना, तो फिर भी एक बार ही माना जाता है। और फिर मेरी नजर में इंप्रेशन क्लीन रखती है, तो मेरे पास तो आती है दूसरी की तरह कह दूं। आप मेरे साथ पाया, अच्छा नहीं पाया बोले क्या कुछ मेरे ही खिलाफ है। सब लोग बाहर बाहर चलता फिरता प्राणी यहाँ मिली है। ये सब फिर बस- ठीक है, चलो ओके, अभी फोकस सोने का नहीं, तेरे को उठाने के लिए बकवास करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो टोटल कॉस्ट TFC TVC दोनों को ऐड करके बना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में दोनों के लक्षण दिखेंगे, TFC के एज वेल एज TVC के, ठीक है। अब देखो ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ देखोगे तो भी आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल कॉस्ट सिंस दोनों को ऐड करके बना है, तो आप पहले तो 0 यूनिट पे क्या होगा वो इमेजिन करो। एट 0 आउटपुट TVC कितना होता है? 0 होता है, श्योर है। अगर 0 आउटपुट पे TVC 0 है, इसका मतलब 0 आउटपुट पे TC और TFC दोनों सेम है, बराबर, क्योंकि TC बना ही दो चीजों से, TFC और TVC। अगर TVC 0 कर दिया तो TC और TFC सेम, ठीक है। तो ऑलवेज ऑलवेज 0 यूनिट्स पे TC एंड TFC विल बी इक्वल, बराबर। अगर मान लो कोई सम पूछ लिया जाए तो, और इस चैप्टर में इस यूनिट में से सम आएंगे, आ सकते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई सम पूछ लिया जहां पे आपको अलग अलग आउटपुट लेवल्स दे रखे हैं, उसके सामने TC दे रखा है, ठीक है, और आपको पूछा है TFC कितना होगा, ठीक है। अब वो भरमाने के लिए क्या बोलते हैं, TFC 5 यूनिट्स का कितना है, 7 यूनिट्स का कितना है, ऐसा। अब तुमको समझ में आना चाहिए TFC कोई भी यूनिट पे सेम ही होता है, पता चला। तो तुमको क्या करने का, TC का कॉलम देख के तुम TFC कहां से बताओगे, तो सिंपल है, 0 यूनिट पे जो TC दिख रहा है वो तुम्हारा क्या है, TFC है। Whatever cost you see in TC at 0 units is TFC। अच्छा, इसीलिए आप ग्राफ देखोगे ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट देखो TC का कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां TFC है ना वहां से TC स्टार्ट हो रहा है, तो TFC इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TC, बराबर है। अच्छा, उसके बाद TFC तो चलो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन के रहेगा, क्या TC भी वैसा ही रहेगा सर? नहीं, TC बढ़ेगा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाओगे TC बढ़ेगा, और उतना बढ़ेगा जितना TVC बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन देखो TFC प्लस TVC इज TC, TFC तो एकदम ढीठ है, कभी बदलता नहीं है, बराबर। तो जो भी बदलाव आ रहा है खर्चे में, टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आप देख रहे हो, किसकी वजह से, TVC की वजह से। TVC 100 रुपए से बढ़ेगा तो TC भी 100 रुपए से बढ़ेगा, TVC 1000 रुपए से बढ़ेगा तो TC भी 1000 रुपए से बढ़ेगा। वॉट एवर इज द चेंज इन TVC इज एग्जैक्टली द चेंज इन TC, ओके। और इसीलिए TC का लाइन और TVC का लाइन दोनों पैरेलल चल रहे थे, बराबर। TVC का स्लोप कैसा था, पहले डिमिनिशिंग रेट फिर इंक्रीजिंग रेट, तो सेम लाइक TC भी वैसा ही जाएगा, पहले डिमिनिशिंग रेट फिर इंक्रीजिंग, ऊपरी में जा रहे हैं, है ना। अच्छा, TC और TVC दोनों पैरेलल है ना, तो उनका जो गैप है दैट इज TFC,
ओके, ऐसा समझने का देखो, ये मेरे को है ना अंग्रेजी इसलिए पसंद नहीं ज्यादा, क्लैरिटी नहीं है। पैरेलल को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं अपन? समांतर, समान अंतर, बराबर, जिसका अंतर सेम है, जिसका गैप सेम है। टीसी और टीवीसी का गैप सेम है। व्हाट इज द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी कॉल्ड? टीएफसी में समझ आया तुमको? और टीएफसी हमेशा कांस्टेंट होता है, इसीलिए दोनों पैरेलल चले। तो कभी भी टीसी और टीवीसी लाइन का डिफरेंस अपने को दिख रहा है, वो क्या होना है? टीएफसी ही होना है। लॉजिक क्लियर? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इसमें से समझ के याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, एट 0 यूनिट्स टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। At 0 units, TC equals to TFC. Point number 2, change in TC is always equal to change in TVC. Change in TC is always equals to change in TVC. समझ आया? अब आपका वो टेबल देखेंगे आप, उसमें आप सबसे पहले तो जीरो वाला रो देख लो पूरा। जीरो वाले रो में जीरो एक ही जगह लिखा हो। मैंने आपको बोला था कि वो एक ही कॉस्ट ऐसा है बच्चा जो 0 यूनिट्स पे 0 हो सकता है। ओके, अच्छा, दूसरा ऑब्जर्व करो कि टीसी जो बढ़ रहा है ना, वो टीवीसी जितना ही बढ़ रहा है। नोटिस करो, आप टीवीसी का कॉलम देखेंगे तो 0 से 50 हुआ, तो टीसी का कॉलम देखें तो 1000 से 1050, फिर वो 50 से 90 पे गया, तो ये 1050 से 1090 पे, वो 140 पे गया तो 1090 से वो 1140 पे। आ रहा है समझ? जितना चेंज टीवीसी में आएगा उतना ही चेंज टीसी में आएगा। ठीक है, और 0 यूनिट्स पे अगर आप देखोगे तो टीसी एंड टीएफसी दोनों के कॉलम्स, दोनों का अमाउंट सॉरी सेम है। 0 यूनिट्स पे टीसी एंड टीएफसी दोनों का अमाउंट देखेंगे तो 1000। ओके, तो इतना हो गया टोटल कॉस्ट को लेकर डिस्कशन। अब एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तीन कंसेप्ट सीखने थे, बराबर है? टोटल कॉस्ट हो गया, अभी एवरेज कॉस्ट पे आ रहे हैं। एवरेज कॉस्ट बोलेंगे या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलेंगे, मतलब सेम होता है। ठीक है, अच्छा बालक, शॉर्ट रन कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, बराबर, सबसे ज्यादा ट्विस्टेड एमसीक्यूज इसी के होंगे, तो बहुत 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 बारीकी से समझना है इसको। ओके, चलिए सबसे पहले तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कैसे? आप जैसे टीसी निकाला था आपने टीएफसी प्लस टीवीसी करके, तो एटीसी कैसे निकालोगे? एएफसी प्लस एबीसी करके, दोनों का एवरेज ऐड करो तो एवरेज टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अब एएफसी अपने को पता है टीएफसी अपॉन क्यू होता है, एबीसी टीवीसी अपॉन क्यू होता है। क्यू आ गया कॉमन डिनोमिनेटर, बराबर, तो टीएफसी प्लस टीवीसी न्यूमरेटर हो गया। टीएफसी प्लस टीवीसी बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है? टीसी, बराबर है। तो टीसी अपॉन क्यू या एएफसी प्लस एबीसी, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही होगा। आप अपने टेबल में भी रैंडमली कोई भी 2-4 एंट्रीज के लिए चेक कर लो, जहां पे आप एएफसी प्लस एबीसी करके एवरेज कॉस्ट की वैल्यू देख रहे हो, वहीं पे टीसी अपॉन क्यू करोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? चलो, सो ये तो हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका, दैट इज उसका बिहेवियर समझना। देखिए, जैसे हमने अभी ये बताया कि टीसी का जो बिहेवियर है उसमें टीएफसी और टीवीसी दोनों के ट्रेसेस होंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ के वो बना है। ठीक उसी लॉजिक से एवरेज कॉस्ट में एएफसी और एबीसी दोनों का आपको बिहेवियर देखेगा, बराबर। एएफसी लाइन जैसा हम जानते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। एबीसी लाइन पहले घटेगा, एक मिनिमम पे आके फिर बढ़ेगा। इन दोनों को ऐड अगर हम कर रहे हैं तो हमारा एवरेज कॉस्ट रेडी हो रहा है। तो आप नोटिस करिए ये ग्राफ में बालक, प्लीज यहां ध्यान, स्क्रीन पे 100% अटेंशन। यहां
देखिए एएफसी तो बच्चा लगातार गिरता है थ्रू आउट, है ना, फॉलिंग ही है। एबीसी स्टार्टिंग में गिर रहा है, तो आप समझिए एबीसी का गिरना, एएफसी का गिरना, ये दोनों गिरावट एवरेज कॉस्ट को नीचे खींचेगी। बराबर, दोनों कंपोनेंट्स एवरेज कॉस्ट के घट रहे, तो एवरेज कॉस्ट भी घट ही रहा होगा। करेक्ट, इसीलिए एवरेज कॉस्ट में एक शुरुआत में आपको अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यूनिट्स और बढ़ रहे हैं, तो चलो एएफसी की गिरावट तो भाई एज इट इज कंटिन्यूड है, पर धीरे धीरे एबीसी देखिए फ्लैट होने लगा, है ना। तो ऐसा होगा कि यहाँ एबीसी फ्लैट होके हल्का हल्का सा बढ़ना शुरू भी हो रहा है, पर एएफसी की गिरावट अभी इतनी दमदार है कि एवरेज कॉस्ट अभी भी गिर ही रहा है। हावेवर उसके गिरने की गति पहले के मुकाबले कम हो गई। पहले तो बालक देखो एवरेज कॉस्ट को दोनों उसके कंपोनेंट्स नीचे खींच रहे थे, एएफसी भी उसको नीचे खींच रहा था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी उसको नीचे खींच रहा था, इसलिए वो गिरावट एवरेज कॉस्ट की स्ट्रॉन्ग थी स्टार्टिंग में। पर थोड़ी देर के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो फ्लैट होके हल्का हल्का सा बढ़ने लगा। एएफसी की गिरावट में अभी भी जोरदार पावर है, और वही पावर एवरेज कॉस्ट को अभी नीचे जरूर खींच रहा है, पर पहले जितना पावर से नहीं आ पा रहा है। अरे समझ, तो ये लाइन भी धीरे धीरे क्या हो रही है, फ्लैट होती जा रही है एवरेज कॉस्ट में। ओके, अच्छा, कुछ समय के बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर आप देखते हो तो उसकी गिरावट तो भाई अपने को पता है डिमिनिशिंग रेट से होती है, और ये आगे जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट जा रहा है ना बालक, उसका वो क्या बोलते हैं, उसका स्लोप एकदम फ्लैट होता जा रहा है। उसका वैल्यू भी अगर आप देखोगे ना तो काफी घटता जा रहा होगा, कोई पावर नहीं रहा उस एवरेज फिक्स कॉस्ट में ज्यादा। उसके सामने डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाने की वजह से क्या हो रहा है, एबीसी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। एबीसी, है ना, वो एकदम फास्ट ऊपर जा रहा होगा, और वही तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ एबीसी है ना, अब एवरेज कॉस्ट को ऊपर ढकेल रहा है। लॉजिक आ रहा है समझ में। एएफसी अभी भी गिर रहा है, मगर उसकी गिरावट में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ रही नहीं है, समझा। एएफसी ऑलवेज हैज डिक्रीज्ड एट डिक्रीजिंग रेट, तो उसका गिरावट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, बट एबीसी की बढ़त काफी मजबूत है अब, और इस वजह से एवरेज कॉस्ट ऊपर चढ़ रहा है। तो एवरेज कॉस्ट का जो आकार है ना, इसको अपन यू शेप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यू शेप्ड। तो अब अगर एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड क्यों है, उसका अगर कोई एनालिसिस पूछ रहा है अपने को, तो यू शेप एवरेज कॉस्ट का रीजन बालक ये दोनों है, एएफसी और एबीसी। आप ऐसा याद रख सकते हो कि एएफसी की गिरावट है ना, वो एवरेज कॉस्ट के गिरने का कारण है। एएफसी की गिरावट जो है वो एवरेज कॉस्ट के गिरने का कारण है, और एबीसी की बढ़त जो है वो एवरेज कॉस्ट के बढ़ने का कारण है। बराबर है, समझ आ रहा है। तो गिरता हुआ एवरेज कॉस्ट है, उसमें गिरते हुए एएफसी का पावर ज्यादा है, और ऊपर उठता हुआ एवरेज कॉस्ट है ना, उसमें ऊपर उठते हुए एबीसी का पावर ज्यादा है, और इस वजह से एवरेज कॉस्ट एक यू आकार ले रहा है। ऊपरी में जा रहा है क्या सब लोग को, ठीक है। अच्छा, अब समझिए कि जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए और यहां से मैं इसको आगे ले जाता, एएफसी तो आप ये समझ सकते हैं कि वो ऐसा फ्लैट नहीं हो जाने वाला है, लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, पर फ्लैट तो हो ही जाएगा, ये श्योर है। जबकि सेकंड स्टेज जब तक चल रहा होगा तब तक एबीसी तो भाई साहब तेजी से ऊपर जाता ही रहेगा, और इसीलिए बच्चा ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लाइन है ना, वो धीरे 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 एकदम नजदीक आते जाएंगे, नजदीक आते जाएंगे, टच नहीं करेंगे। AC can never be equals to ABC. AC एंड ABC दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि AC और ABC का इक्वालिटी तो ही पॉसिबल है अगर AFC 0 हो जाए। AC का फॉर्मूला क्या था, AFC प्लस ABC, बराबर। AFC तो कभी 0 होने से रहा, और वो 0 होगा ही नहीं कभी, तो AC और ABC कभी इक्वल नहीं हो सकते। समझ आ रहा है क्या, ठीक है। इसलिए लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा बॉस, बट दे विल बिकम वेरी क्लोज, बहुत नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती जा रही है, ऑलमोस्ट 0। समझ आ रहा है, इतना क्लियर है सबको। सो वापस एक बार, अगर कोई मेरे को ऐसा पूछता है कि एवरेज कॉस्ट का शेप क्या होता है, यू शेप। एवरेज कॉस्ट यू शेप क्यों होता है, अगर एवरेज कॉस्ट की गिरावट देख रहे हो तो उसमें एएफसी का प्रभाव ज्यादा है,
अगर एवरेज कॉस्ट की बढ़त देख रहे हो तो उसमें एबीसी की बढ़त का प्रभाव ज्यादा है और इसीलिए एवरेज कॉस्ट को यू शेप मिलता है। ये उसका विस्तृत जवाब है, इलाबोरेट आंसर। अगर शॉर्ट आंसर देना है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। एवरेज कॉस्ट यू शेप क्यों है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। सर इसमें क्यों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आया? अभी बालक मेरे को बताओ, एवरेज कॉस्ट ऊपर क्यों उठा? एवरेज कॉस्ट ऊपर उठा एवीसी के ऊपर उठने की वजह से। एवीसी क्यों ऊपर उठा था? स्टेज 2 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आ रहा है समझ में? है ना? तो अगर वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस काम नहीं करता तो एवीसी ऊपर उठता नहीं, एवीसी ऊपर उठता नहीं तो एवरेज कॉस्ट ऊपर उठता नहीं, तो वो यू शेप बनता ही नहीं। बराबर? तो व्हाई इज एवरेज कॉस्ट यू शेप? बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रेडी है? सबको समझ आया? पक्का? अच्छा, इनफैक्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में और एवरेज कॉस्ट में देयर इज मोर कनेक्शन देन वी थिंक। रिमेंबर द एपी कर्व एंड नाउ वी हैव लर्नड द एसी कर्व। ये एपी और एसी दोनों रिफ्लेक्शंस है, समझा? और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बालक, संयोग नहीं है। बराबर? जहां एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा वहां एवरेज कॉस्ट घटेगा, जहां एवरेज प्रोडक्ट घटेगा वहां एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा, जहां एपी मैक्सिमम वहां एसी मिनिमम। ठीक है? अब समझना इसको अच्छे से, हाँ, ये मजबूत पॉइंट है एंड अनफॉर्चुनेटली बुक में कहीं नहीं है। ये रिफ्लेक्शन वाला ग्राफ भी बुक में कहीं नहीं है, बट दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, समझना अच्छे से। चलो, एपी का मैक्सिमम पॉइंट क्या इंडिकेट करता है ये बताओ? एपी का मैक्सिमम पॉइंट व्हाट डज इट इंडिकेट? गुड, एंडिंग ऑफ स्टेज 1। ठीक है? अच्छा, नाउ इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो वो एग्जांपल जो मैंने दिया था उसको याद करो। 3 वर्कर्स, 4 वर्कर्स, 5 वर्कर्स। चलो मेरे को बताओ, 3 वर्कर्स जब हमने काम पे रखे थे तो हमारा फिक्स्ड फैक्टर का यूटिलाइजेशन कैसा था? अंडर यूटिलाइज। अगर अब मैं मान लो कह रहा हूं कि 5 वर्कर्स काम पे रखे, ओवर यूटिलाइज। ठीक है? सो 3 वर्कर्स जो अंडर यूटिलाइजेशन वाला स्टेज था वो एपी पे कहां दिखेगा? द राइजिंग एपी, द मैक्सिमम एपी और द फॉलिंग एपी? राइजिंग। ठीक। 5 वर्कर्स जो ओवर यूटिलाइजेशन वाला स्टेज था वो एपी पे कहां दिखेगा? फॉलिंग एपी। दैट मींस एपी का मैक्सिमम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? term that we use there is optimum utilization. क्या बोलेंगे उसको? Optimum is best. Now underutilized है, समझ आ रहा है? तो एपी का मैक्सिमम पॉइंट दैट इज स्टेज 1 का एंडिंग सिग्निफाई करता है कि आपका फिक्स्ड फैक्टर ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है? अच्छा, अब उसी कनेक्शन को यहां बैठाओ एसी के साथ। एपी का मिनिमम इज आल्सो एसी का, एपी का मैक्सिमम इज सॉरी आल्सो एसी का मिनिमम। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि एसी के मिनिमम का पॉइंट वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एसी के मिनिमम से पहले वाला जो पार्ट है वो अंडर यूटिलाइजेशन की निशानी है, एसी के मिनिमम के बाद वाला जो भाग है वो ओवर यूटिलाइजेशन। तो भाई लोवेस्ट कॉस्ट आप देखो ना, लॉजिकली भी वही लगता है ना कि आप अंडर यूटिलाइज करोगे तो भी महंगा पड़ेगा, ओवर यूटिलाइज करोगे तो भी महंगा पड़ेगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करोगे तो ही मिनिमम कॉस्ट पर काम कर रहे हो। ओपी में पूछ रहा है क्या? Yes, sir. सबको? अच्छा, ये एवरेज कॉस्ट जो अभी अपन ने शॉर्टकट में बनाया ना उसको देख के हम प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को समझ पा रहे हैं, ये सुनो। हमारा फिक्स फैक्टर्स को मैं प्लांट साइज कह देता हूं। फिक्स फैक्टर्स दैट इज आवर प्लांट साइज, हमारा कैपेसिटी है। तो ये मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को समझने में ये हेल्प करता है मेरे को।
ये वाला एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, उस एवरेज कॉस्ट के गिरते हुए हिस्से पे मैं हूं, दैट मींस मैं अपना प्लांट साइज को अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं। मैं ऊपर उठते हुए हिस्से पे हूं मतलब ओवर यूटिलाइज कर रहा हूं, और मिनिमम पॉइंट पे हूं मतलब मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहा हूं। हेलो, यस। तो अगर ये शॉर्ट रन का बना हुआ एवरेज कॉस्ट कर्व मुझे अपना प्लांट यूटिलाइजेशन समझने में हेल्प करता है, तो मैं इसको प्लांट कर्व नाम दे रहा हूं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? PLANT, plant, for the plant curve, because it helps me understand the plant capacity utilization. Okay, so short run का average cost curve को क्या बोलेंगे अपन? Plant curve बोलेंगे। क्यों plant curve बोलेंगे? क्योंकि वो plant का utilization समझने में help कर रहा है। Ready है? सबको समझ आया? कोई confusion? सबका बुक में इतना जरूर लिखा हुआ है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लांट कर्व कहते हैं, पर क्यों कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, कहाँ है बता, प्रेस पर। चलिए, जो अभी आपको समझाया वो भी मैंने लिख के तो दिया ही है कि शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व डिपिक्ट्स द प्लांट कैपेसिटी। मिनिमम पॉइंट से पहले शोज अंडर यूटिलाइजेशन, बियॉन्ड मिनिमम पॉइंट शोज ओवर यूटिलाइजेशन, मिनिमम पॉइंट वाला पॉइंट शोज ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, तीसरा और लास्ट कंसेप्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मीनिंग एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो खर्च लग रहा है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो भाई वो तरीका तो अपने को आता ही है, एन और एन माइनस वन वाला, है ना। सो TCN माइनस TCN माइनस वन। अगर एक एक यूनिट का गैप है तो, अगर एक एक से ज्यादा यूनिट का गैप होगा तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। वो पता है, यूटिलिटी में भी बताया था ऐसा, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा N करके, है ना। तो सेम लॉजिक से डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको सिखाया है कि चेंज इन TC एंड चेंज इन TVC आर ऑलवेज इक्वल। चेंज इन TC एंड चेंज इन TVC आर ऑलवेज इक्वल। ओके, सो चेंज इन TC की जगह वहां मैं चेंज इन TVC कर दूं तो भी वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो TC का डिफरेंस लेने से अगर मार्जिनल कॉस्ट मिलता है तो TVC का डिफरेंस लेने से भी मार्जिनल कॉस्ट ही मिलेगा। एंड ये छुपा रुस्तम फॉर्मूला है, चोपड़ी में नहीं है। आपके पास जो टेबल है 44 पेज वाला, उसमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट किया हुआ है। आप एक बार देख लीजिए, कोई भी केस में जहां TC के डिफरेंस से आपको वो वैल्यू मिलेगी ना मार्जिनल कॉस्ट की, वहां TVC के डिफरेंस से भी मिलेगी। बराबर है? समझ आ रहा है? अच्छा, वैसा ही डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q की जगह भी डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q भी कर सकते हैं। डन। सम सॉल्व करने में काम आता है ऐसा सब, ध्यान रखने का। ओके, अच्छा, ग्राफ अगर आप देखें तो मार्जिनल कॉस्ट भी पहले घटता है आउटपुट बढ़ाने से और एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद बढ़ता है। बालक, पूरे शॉर्ट रन कॉस्ट के लिस्ट में ये तीसरी ऐसी लाइन है जो पहले घट रही है फिर बढ़ रही। पहले आई थी ABC, फिर एवरेज कॉस्ट आया, अब मार्जिनल कॉस्ट आया। तीनों पहले घट रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, और तीनों का कारण सेम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, हालांकि ABC और AC ये दोनों को हम सीधा स्टेजेस के साथ लिंक कर सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में घटेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में बढ़ेगा। ऐसा MP के केस में नहीं कह सकते हैं, वो स्टेज वाइज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। पर हाँ, जैसा रिफ्लेक्शन ग्राफ हमने AP और AC का देखा, वैसा सेम रिफ्लेक्शन ग्राफ MP और MC का भी बनेगा।
एमपी पहले घट के फिर बढ़ा, तो सॉरी पहले बढ़ के फिर घटा, एमसी पहले घट के फिर बढ़ा, बराबर। तो वो सेम रिफ्लेक्शन आपको यहां पे भी नजर आएगा। जहां एमपी बढ़ रहा है वहां एमसी घटेगा, जहां एमपी मैक्सिमम वहां एमसी मिनिमम, जहां एमपी घटेगा वहां एमसी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो सर क्या इसको भी प्लांट कर्व कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एपी का मैक्सिमम पॉइंट है ना बालक, वो स्टेज 1 का एंड रिप्रेजेंट करता है। एमपी का मैक्सिमम पॉइंट कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। एमपी के मैक्सिमम पॉइंट पे थोड़ा यार कोई स्टेज एंड हो रहा है। एमपी का मैक्सिमम पॉइंट तो आप याद करो तो स्टेज 1 में ही आ जाता है, समझा ना। तो उसके बेसिस पे अपन कोई स्टेज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और इसीलिए उसको यूटिलाइजेशन समझने में यूज भी नहीं कर सकते। समझ आया? हाँ, पर ये जरूर किया जा सकता है, इफ यू रिमेम्बर वेल, मैंने आपको ऐसा सिखाया है कि एमपी का मैक्सिमम पॉइंट टीपी पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। ठीक वैसे ही एमसी का मिनिमम पॉइंट टीसी पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा। टीसी पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, तो भाई बात तो उसका भी चेंज हुआ। इन्फ्लेक्ट तो वो लाइन भी हो रही है ना। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या सिखाया मैंने? दिशा बदलना, पाथ बदलना। तो भाई रास्ता तो टीसी का भी चेंज हो ही रहा है। समझ आया ना? वो रास्ता चेंज होने का पॉइंट इज मिनिमम एमसी। समझ आ रहा है? को इतना मालूम पड़ रहा है क्या कि अगर तुम घर जाके इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इसमें से बहुत सारा अच्छा पॉइंट तुम्हारा दिमाग से सरक जाएगा। बराबर? ये तो जो मैं बता रहा हूँ सब बुक में है ही, पर पॉइंट वाइज कहीं नहीं है। एंड मैंने आपको वो सब पॉइंट वाइज देने का मेहनत किया अभी। वांट यू टू रीड कंसेप्ट्स, हाँ सारे कवर्ड है, पर ऐसा सब छोटे छोटे पॉइंट्स तो आप बुक में पढ़ोगे तो ये मिलेगा। मैं बता भी देता हूँ, जैसे ये टेबल है आपका 44 पेज के, उसके ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो आई नो बाय हार्ट की कहाँ है, बट आई वांट यू टू रीड दैट यू कैन डिस्कवर। तुम खुद से ढूंढो, मार्क करो, तो याद रहेगा। ठीक है। सो शॉर्ट रन के कॉस्ट कंसेप्ट सारे खत्म हो गए। The only thing now you need to know about short run is the buy-buy relation. प्रोडक्शन में देखा था ना, एपी और एनपी का भाई बाय रिलेशन, वैसा कॉस्ट में भी भाई बाय रिलेशन होता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में। बराबर? जब एवरेज कॉस्ट घटेगा तो मार्जिनल कॉस्ट जिद्दी है, बोलेगा अपन तेरे से ज्यादा नीचे रहेंगे। ठीक है। अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट बोला अपन तेरे से ज्यादा ऊपर रहेंगे। ठीक है। जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वहां दोनों इक्वल है। ठीक है। सेम बाय बाय रिलेशन। ठीक है। अच्छा, एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम होगा तो क्या, सॉरी एवरेज कॉस्ट जब घट रहा होगा तो क्या मार्जिनल कॉस्ट भी घट रहा हो, ये जरूरी है? हो सकता है मार्जिनल कॉस्ट घटे, हो सकता है बढ़े, वो रहेगा एवरेज कॉस्ट से कम। वो सेम कंफ्यूजिंग पॉइंट सारे जो एपीएनपी में बताए थे, याद है आपको? जब एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या ये जरूरी है कि मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़े? यस। एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। स्लिपरी स्लोप, आराम से फिसल जाओगे। हाँ, ध्यान से। मैंने क्या सिखाया? ग्राफ ड्रॉ करना सीखो। अगर ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो मोस्ट लाइकली विल बी एबल टू आंसर करेक्टली। ओके, क्लियर है? दिस कंक्लूड्स शॉर्ट रन कॉस्ट। अब खाली क्या बचा आपने इसमें? मेघराज, मेघराज दरवाजा खोल के एक बार साक्षी दीदी को फेस दिखा दे, शी विल अंडरस्टैंड व्हाट। ठीक है। सो इसमें आपको पहले सारे कॉस्ट के बेसिक सिखा दिए हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह सब। ओ वी आर पैकिंग। हाँ
लेक्चर एक्सटेंशन टाइम. Oh, you are going to define rules around here now. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग द मीटिंग. पेपर दे रहा हूँ खाली.